कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। प्रीतम भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई ने हमारी राम राम। प्रीतम भाई जी, जैसा आप देखें हैं कि तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, पर यह अलग बात है कि पिछले 2-1 दिन से थोड़ी सी कमी भी आई, राहत सी भी रही, पर इसके साथ साथ ये देखा जा रहा है कि बढ़ने पे है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जी। तो ऐसी गर्मी में फसलों ने भी देखभाल की ज़रूरत है, पशुधन ने भी देखभाल की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ एक चीज़ ने और भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। ये बात पूछोगे वो क्या? भाई फसलें और पशुधन यही है, मानसों ने जरूरत है और क्या हाँ, है। यह भी बात सही कह रहे हैं, पर इसके साथ साथ प्रीतम भाई, जो किसान भाई, पशुपालक भाई या गांव में रहने वाले भाई जो सहायक धंधे भी कर रहे हैं खेती के साथ साथ, एक काम बड़ा बढ़िया कर रहे हैं और वो है मधुमक्खी पालन। तो ऐसे में जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो उस समय जब गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो, तो आजकल के दिनों में या गर्मियों में जो है मधुमक्खी वंशों की भी देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, तो ये सही कहा भाई कि ज़्यादा ठंड वो भी नुकसानदायक है, और भाई गर्मी जो है घनी पड़ेगी तो वो भी नुकसानदायक है। लेकिन अगर भाई थोड़ा ख्याल रख लेंगे कई चीज़ों का, तो भाई बात बन सके है। और जो नुकसान है उससे, क्योंकि ये जो मौसम है इसमें भोजन की कमी के कारण इसको डर्थ पीरियड भी कहते हैं। गर्मी बढ़ने और भोजन की कमी के कारण मधुमक्खियाँ शिथिल हो जाए हैं, और जो रानी मक्खी है उस द्वारा अंडे देने की गति भी धीमी हो जाए है। इस कारण मधुमक्खी कॉलोनियाँ कमज़ोर हो जाए हैं, और गर्मी के मौसम में वायुमंडल का तापमान बढ़ने के कारण मोनों का ज़्यादा वक्त तक पानी लाने और मौन गृह का तापमान नियंत्रित करने में ही लग जाता है। इसलिए भाई शहद उत्पादन पे सीधा असर पड़ा है इसका। तो अगर हम इस गर्मी को थोड़ा बहुत, जो 48 डिग्री वाली गर्मी है, थोड़ा बहुत इसको ठीक कर लेंगे, तो मकरंद और पराग की जो कमी है उसको हम संभाल पाएंगे। फिर जब आपने गर्मी को नियंत्रित करने की बात कही, देखो कुदरत के आगे वैसे तो अड़े नहीं जाता, पर फिर भी है कुछ प्रयास करे जा सके हैं जिसके कारण कि हम इस तापमान को थोड़ा सा नियंत्रित कर लें, और जो किसान भाई मधुमक्खी पालन कर रहे हैं वो मधुमक्खियों का बचाव इस गर्मी से कर सकें। तो ऐसे में प्रीतम भाई जो हो सके तो मधुमक्खियों को ऐसी जगह पर ले जाएं या स्थानांतरित कर दें कि जहाँ पर एक तो थोड़ा गर्मी कम हो, छाया हो, और दूसरा जहाँ पे उन मधुमक्खियों के लिए जो है भोजन की जो है ज़रूरत उनकी समय पे पूरी हो जा, और मधुमक्खी कॉलोनियों को जो है वो घने छायादार स्थान पर रख दें जिससे कि उनको सीधी धूप से बचाया जा सके। हाँ, तो भाई वीरेंद्र भाई आपने देखा होगा कि कई जगह बाग के दौरे तो निकले हैं ना, तो उस वक्त ठंडा लगता है, ठंडा सारा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तापमान उसके नज़दीक कम रहता है, जड़े भी पेड़ पौधे हैं, छाँव है। तो अगर ऐसी जगह मिल सके तो अपने जो बक्से हैं मधुमक्खियों के वहाँ ले जाएं, और जो बाग में पानी दे रखे है, सिंचाई कर रखी है, तो और भी ज़्यादा ठंडक सी हो जाए उसमें, और मधुमक्खियों को भी राहत मिले है। और इसी तरह से ये भी हो जाए है प्रीतम भाई के जो मौन वंश हैं, तो उनको लू से बचाने के लिए मौनालय के चारों तरफ जो है घास फूस की टाटियाँ की बाड़ी भी लगा दे हैं। जिस तरह सरकंडिया की बाड़ी बना दे हैं, ज्वार के सूखे उसकी पराली की, कुछ भी हो कि सीधी धूप से बचाना है, सीधी धूप और लू से बचाना है, बिल्कुल गर्म हवाओं से बचाना है उनको। और इसके साथ साथ देखेंगे कि इस मौसम में मधुमक्खियों को, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि पानी पीने के लिए जो है और शहद को पतला करने के साथ साथ जो है उनका जो मौन ग्रह है उसके तापमान को नियंत्रित करने के लिए
जो देखेंगे जब नियंत्रण कर रहे हैं तो नियंत्रित करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत पड़ा है। इसलिए कॉलोनी के नज़दीक जो है पानी की उचित प्रबंध जो है जरूर रखें। चाहे की सिंचाई कर लें, खाड़ में पानी हो, लवादोर बड़े बाग हैं तो उनके थोड़ा में पानी खड़ा हो जाए, दोनों काम सज जाएंगे। मधुमक्खियों को पानी भी मिल जाएगा और आसपास का तापमान भी नियंत्रित रहे जी। और भाई ये फसलों खातर भी जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा पानी उनको मिलता रहे, मानसा खातर भी और मधुमक्खियां खातर। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रीतम भाई, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। और ऐसे ही भाई हवा की बात है, अगर हवा नहीं लगेगी तो घोट हो जाएगा पूरा। हाँ, यह भी सही कह रहे हो आप। तो भाई हवा के आवागमन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। इसके लिए जो है सुपर भाई लगा सके हैं। शहद जब भी निकाल लें उस समय वंशों की जरूरत के हिसाब से कुछ शहद कॉलोनी में ही छोड़ देना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा प्रीतम भाई। उसका कारण ये है कि जब मधुमक्खियों को थोड़ा खुराक की, भोजन की जरूरत पड़े, जब बाहर के पर्यावरण में थोड़ा कम है तो कुछ खुराक जो है वो अपनी इस शहद को खा के भी पूरी कर सके हैं जी। और जो मकरंद और पराग वाले पौधे हैं वो भाई पुष्प विहीन हो जाए हैं, तो इसलिए भोजन की कमी के कारण जो है ब्रूड के पालन पोषण में कमी आ जाए है। कई बार देखा गया है कि ब्रूड का जो पालन पोषण है वो बंद होने से मधुमक्खियां भाग जाए हैं। इसलिए भाई ऐसे जो मधुमक्खी परिवार हैं उनको कृत्रिम भोजन देने की जरूरत पड़े है। चीनी की चाशनी जो भाई आमतौर पे दे हैं वो मधुमक्खियों को देनी चाहिए ऐसे। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रीतम भाई। चीनी की चाशनी का आपने जिक्र कराया, तो चीनी की चाशनी बनाने के लिए भी प्रीतम भाई 1 किलोग्राम चीनी और 1.5 लीटर पानी में उबाल कर उसको ठंडा कर लें। अच्छा। और चीनी की चाशनी कभी भी खुले बर्तन में नहीं दें, नहीं तो मौनालय में बीमारी फैलने की और ये होगी अपदापी सी मच जाएगी मधुमक्खियों में कि भी पहले मैं खाऊं न्यू कह लोगे, लूट मार सी हो जाएगी और उसमें जो है कई मधुमक्खियां घायल भी हो सके, मर भी सके हैं। तो हमने उसको इस तरह से रखना है जिससे कि सभी को जो है बराबर बराबर वो कृत्रिम भोजन प्राप्त हो सके। हाँ, ये समझाने से लाइन में तो लगेंगे नहीं। हाँ, वो तो उनके लिए तो हमने अलग अलग जगह पे उनको रखना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा खुल के, जिससे एक ही जगह भीड़ ना हो उन पर उनकी। और भाई इस खातर जो है पॉलीथीन के लिफाफों का भाई उपयोग कर सके हैं। चाशनी को पॉलीथीन के लिफाफों में डाल के ऊपर से गांठ मार दें, रबड़ बैंड लगा के बक्सों के बाहरी ढक्कन को हटा के फ्रेमों के ऊपर रख दें। लिफाफे की जो ऊपरी सतह है उस पर पिन या कोई नुकीली चीज़ से 8-10 सुराख कर दें ताकि मधुमक्खियां जो है वो चाशनी ले सके। हाँ, उसमें उन सुराखों में से वो रिसाव होता रहेगा। हाँ, और आते जाते मधुमक्खियां उसके ऊपर बैठ के वो चाशनी लेते रहेंगे। और ऐसे एक नहीं कई लिफाफे जो हैं अलग अलग लगाए हैं जिससे कि हर जगह पे मधुमक्खियों को सहूलियत उसमें हो जाएगी। और आमतौर पे देखा गया है कि एक साधारण कॉलोनी के लिए 400 से 500 मिलीलीटर चीनी की चाशनी जो है 1 हफ्ते तक पर्याप्त रहेगी जी, जो देखा गया। और चीनी की चाशनी हमेशा जो है प्रीतम भाई एक बात का ध्यान रखें कि जो सायंकाल है यानी शाम का समय है उस समय दें। दिन में चाशनी देने पर दूसरी कॉलोनी की मधुमक्खियां भी जो है वहाँ आ जाएंगी, उन्हें पता लग जाएगा कि भाई उस कॉलोनी में तो खुराक मिलने लग रही है, भंडारा चल रहा है, वहाँ आ जाएगी। आप सही कह रहे हैं। और तो वहाँ लूट मार सी हो जाएगी और फिर वो आपदापी में जो है इसमें कई बार नहीं हो जाए, जो कमेरी मधुमक्खियां हैं ना वे बेचारी मरी जाएंगी। अरे भाई एक बात हो रही है वीरेंद्र भाई अगर अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग डिब्बे में एक वक्त पे नहीं देंगे लूट मार तो फिर भी मचेगी जी। एक साथ सारों में देना पड़ेगा। हाँ, एक साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिससे कि दूसरी कॉलोनी की अलग कॉलोनी में ना पहुंच सके। जब सारी जगह पहुंचा दोगे फिर क्या ना होंगे, अपना अपना खाओगे। आप सही कह रहे हो जी। और भाई चाशनी बनाने में गुड़, शक्कर और सीरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मधुमक्खियों को दस्त लग सके हैं, इसमें जो है नुकसान हो सके है। अच्छा जी। ऐसे ही जो हरियाणा के कई हिस्से हैं जो दक्षिणी पश्चिमी हैं, जड़े मई जून के महीनों में कई बार तापमान ज़्यादा हो जाए है, वहाँ पे बक्सों पे भिगी हुई बोरियां रखनी चाहिए और बार बार छिड़क के ने गिला करते रहना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा तापमान जो है हो जाएगा तो फिर रास्ता यही है आखिर में। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा प्रीतम भाई। जिस तरह नहीं हो जाए, गर्मियों में आजकल कूलर भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहे हैं, बिन पे एसी तो लग नहीं सकते हैं। पर हम किसी ना किसी तरह से जो ऐसे कृत्रिम उपाय हैं, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि गिल्ली बोरी की टाटियाँ जो हैं वो लटका दी, सरकंडे की टाटियाँ लगा दी, खेतों में सिंचाई कर दिया, आसपास पानी का डाल दिया और पौधों के पास जहाँ छाया ज़्यादा है बक्से जो है
धूप में से उठा के छायादार जगहों पर रख दें, जिससे कि उनको ठंडक मिले, राहत मिले। और मधुमक्खियाँ क्योंकि एक नाजुक सा जीव है जी, तो उसको जो है इन चीज़ों से बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा हो प्रीतम भाई, ये भी सुना जाए कि भी एक मधुमक्खी जो है 3 किलोमीटर का दायरा पूरा कर ले है। ये 3 किलोमीटर जो देखेंगे आप, जो 3 किलोमीटर देखेंगे प्रीतम भाई आप, कि गर्मी के मौसम में 3 किलोमीटर उड़ना पड़ गया मधुमक्खी ने पानी की तलाश में, बात मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और फिर वही बात है, वह मेरे ख्याल में जो चली गई तो शायद वापस भी ना पहुंच पावे, कहीं इतनी तेज गर्मी में बीच में ही रह ले। तो पानी का जगह जगह पे प्रबंध करना जो है ठंडक के लिए, तापमान को नियंत्रित करने के लिए मधुमक्खी में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। और भाई जो कमज़ोर वंश हैं उनको आपस में या मजबूत वंश के साथ मिला देना चाहिए, ताकि मधुमक्खियाँ बक्से के अंदर का तापमान आसानी से नियंत्रित कर सकें। शत्रु जो उनके हैं, जो कर मोमी पतंगा है, अष्टपदी है, चींटियाँ हैं, या भाई दूसरी डाल की बीमारियां हैं, उनसे तुरंत उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। और जो खाली फ्रेम हैं उनको इकट्ठा करके गंधक का धूमन करना चाहिए, ताकि छतों को मोमी पतंगे के प्रकोप से बचाया जा सके। ये आपने सही कहा प्रीतम भाई, क्योंकि ये जो बाहरी कीड़े हैं कई बार ये भी जो एक परजीवी का काम कर रहे हैं मधुमक्खियों के लिए, जो इनकी तरफ जो इस तरह से रहेंगे कि भी किस तरह से कब उनको समय मिले और कब जाकर उनके ऊपर जो आक्रमण कर दें बक्सों पे, क्योंकि वहाँ तो खुराक मिल रही है, मीठा शहद मिल रहा है जी, तो एकदम जाओगे तो उससे बचाव भी बहुत ज़्यादा जरूरी है इन दिनों में, जिससे कि शहद भी सुरक्षित रहे, मधुमक्खियाँ भी सुरक्षित रहे और किसान भाइयों को जो उत्पादन ले रहे हैं उसमें भी कोई गिरावट उसमें ना हो। इसके साथ साथ कॉलोनियों का निरीक्षण जो है वो 20-21 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए और ज़रूरत के अनुसार जो भी ज़रूरत उनको दिखाई दे रही है वो उसमें पूरी करते रहें। क्योंकि ये देखा गया है प्रीतम भाई कि मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी परिवारों का उनकी ज़रूरत के अनुसार सही प्रबंध करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि ये भी है कि अलग अलग मौसमों के अनुसार कॉलोनियों की देखरेख करके शहद के साथ साथ मधुमक्खी परिवारों को भी जो है बढ़ाया जा सके। जब हम शहद के बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि मधुमक्खियाँ जो हैं उनकी भी संख्या कॉलोनी में बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो उत्पादन ज़्यादा करेंगे जी। और खास चाहे वो कमेरी मक्खियाँ हैं, क्योंकि बाहर से काम तो वही कर रही हैं सारे का सारा, जो फूलों पर शहद इकट्ठा करने का काम, मकरंद वगैरह इकट्ठा करने के लिए, तो ये काफ़ी ध्यान इस पर देना पड़ेगा। और जहाँ पे प्रतिकूल मौसम हो गर्मियों का, जहाँ देखा जाए कि जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाए, तो इसमें जो है मकरंद और पराग दोनों में गिरावट आ जाए जी, तो उसको यदि संभालना है, उसको यदि बचाना है, तो हमने सबसे पहले ध्यान किस पर देना पड़ेगा, भला तापमान को नियंत्रित करना पड़ेगा, ठंडक रखनी पड़ेगी और एक सुरक्षित ठंडे स्थान पर बक्सों को स्थानांतरित करना पड़ेगा जी। तो मेरे को लग रहा है कि भाइयों ने ध्यान से सुना होगा और बाट भी देख रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वे प्रीतम भाई बाट हुआ देख रहे हैं, कहीं शहद में ही आज मधुमक्खियां के चक्कर में रखेंगे, बाता में रखेंगे, कोई मनोरंजन करके भी कोई मीठा सा कोई बात सुना। तो भाई ये सुने हैं यू लोग और पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से और जान बचा लो न मेरी, और युग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से जान बचा लो न मेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। तपदान छूट गए न्यू होगी बलहीन प्रभु, संध्या तर्पण अग्नि होतर कर दिए तेरा 3 प्रभु, वेद शास्त्र उपनिषदा में करते नुक्ता 3 प्रभु, राम नाम सब का छुटवा दिया उपक्रम में लोली ने प्रभु।
शिशुपाल और जरासंध ये करते हैं हेरा फेरी। उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। गंगा जमुना त्रिवेणी का बंद करया स्नान प्रभु। ऋषि मुनि और संत महात्मा सह करया करें गुजरान प्रभु। मंदिर और सवाले डालिए गाल दिए घमसान प्रभु। हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। और अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती। अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती। मनया के शरण लई तेरी। उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। न्याय नीति और मनु समृद्धि भूल गया संसार प्रभु। को न्याय ज्ञान रहा दुनिया में होगी मारो मार प्रभु। को न्याय ज्ञान रहा दुनिया में हो गए अत्याचार प्रभु। हाहाकार मची दुनिया में हो रे अत्याचार प्रभु। और संत भाज के हिमालय में, संत भाज के हिमालय में और मथुरा में डूबा ढेरी। चैन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। सतयुग में ऋणा कुश माया नरसिंह रूप धर्या प्रभु। त्रेता में तने रावण माया बन के राम फिरा प्रभु। कृष्ण बन के कंस मार दे हो जा ब्रज यो हर्या प्रभु। मंगे राम रम्या सब में हूँ सेवक श्याम तेरा प्रभु। मंगे राम रम्या सब में हूँ सेवक श्याम तेरा प्रभु। और तू मथुरा में चाल पिया और तू मथुरा में आ जाइए और गोपी जन्म घरा लेरी। उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। और भाई ये थे हरिओम सिंह और साथी जिन्होंने पृथ्वी कहने लगी ये गाया। और ये खास लोकगीत आपने सुना? जरूर प्रीतम भाई। और अब करेंगे आज के मौसम पर चर्चा जी। तो जहाँ तक आज का अधिकतम तापमान रहा
वो था 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस, और हवा की गति रही 14.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और कल का जहां तक सवाल है तो कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, और हल्के हल्के से कहीं कहीं बादल छाए रहने की भी संभावना बन रही है जी। और अब प्रीतम भाई बात करें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल हमारा चर्चा का विषय रहेगा फसल अवशेष प्रबंधन पे, और दूसरी चर्चा का विषय रहेगा बेल वाली सब्जियों की देखभाल पे जी। तो ये बातचीत कल करेंगे। और आज की जो हमारी अगली चर्चा है नींबू वर्गीय बागों की देखभाल। तो भाई नींबू वर्गीय में वीरेंद्र भाई कौन कौन से आगे? नींबू वर्गीय या नींबू जातीय फलों की बात करें प्रीतम भाई, तो उसमें है मौसमी, संतरा, माल्टा, नींबू, कीनू, ग्रेप फ्रूट, मीठा नींबू वगैरह फल जो हैं इसमें देखे गए हैं जी, जिनका जो है देखा जा रहा है कि जब से राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू हुआ तो इनकी जो है हमारे प्रांत हरियाणा में भी जो है बढ़ चढ़ कर खेती करी जा रही है अपने अपने मौसम के अनुसार। पर यो देखा जा रहा है कि कई बार इनमें जो हर मौसम के अनुसार देख लें, कई बार साल भर में थोड़े थोड़े कई कीड़ों का प्रकोप जो है इनके ऊपर देखा जाए जी। तो उनका रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जब गर्मी पड़ रही है, बरसात के दिनों में हो। और जब दूसरी तरफ बात करें, जैसा आजकल गर्मी पड़ रही है तो सिंचाई भी ज़रूरी है जी। तो समय के अनुसार, मौसम के अनुसार देखते हुए, तापमान को उतार चढ़ाव को देखते हुए प्रीतम भाई सिंचाई भी ज़रूरी है। और हफ्ते में लगभग एक बार तो ज़रूर कर दें जो बड़े पौधे हैं, और जो छोटे पौधे हैं तो उनमें हफ्ते में 2 बार भी करनी पड़ेगी, जैसा कि गर्मी चल रही है, क्योंकि छोटे पौधों को हमने लू से भी बचाना है जी। तो ये इसमें जो है कीड़ों की भी एक बात है वीरेंद्र भाई कि उनका प्रबंधन क्यों कर हो। तो कीड़े में एक इसमें कीड़ा लगता है नींबू का सिल्ला। ये जो है प्रमुख कीट है, इसका नींबू जाति के जो भी हमारे फल हैं और पूरे साल ये सक्रिय रहे है। लेकिन जो मार्च अप्रैल और जुलाई से सितंबर का जो वक्त है, इस वक्त ये ज़्यादा नुकसान पहुँचावे है। इस कीट के गोल, चपटे और नारंगी पीले रंग के शिशु और भूरे रंग के प्रौढ़ पत्तों ते नई कोपलों ते टहनियों ते रस चूसे हैं, पत्ते पीले पड़ जे हैं, आखिर में सूख जे हैं भाई। फलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों में कमी आवे है। अच्छा, माल्टा और नींबू पे इस कीट का प्रकोप ज़्यादा हुआ है। ये जो नींबू का सिल्ला है, इसके शिशु 10 से 35 दिन में विकसित होकर प्रौढ़ बन जाए हैं, 2 से 6 महीने तक जीवित रहे हैं, और 1 साल में भाई इसकी 8 से 10 पीढ़ियाँ पूरी होले हैं। और इसकी रोकथाम भी हाँ, तो भाई डाइमेथोएट जो रोगोर के नाम से भी आवे है, उसको भाई इस्तेमाल कर सके हैं। मात्रा 625 मिलीलीटर 30 cc ताकत की, या फिर भाई मोनोक्रोटोफॉस जो दवाई आती है 500 मिलीलीटर ताकत की, उसको भी 36 SL ताकत की ले सके हैं 500 मिलीलीटर मात्रा में। दोनों में से कोई भी दवाई 500 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से भाई छिड़काव कर सके हैं। और प्रीतम भाई इसी तरह से नींबू का सुरंगी कीट जो कि लीफ माइनर के नाम से भी जाना जाए है, उसका प्रकोप भी जो है देखा जाए। इसके अड़के पीले रंग की बारीक सुंडियां पत्तों की दोनों सतहों पर टेढ़ी मेढ़ी चमकीली सुरंगा सी बना देंगी, और इसके कारण क्या होगा, जो प्रभावित पत्ते और टहनियाँ हैं वो जो है सूख जाएंगी, और सुरंग के अंदर रह के सुंडियाँ पत्ते के हरे पदार्थ न खा जाएं, जिससे पौधों को भोजन बनाने की क्षमता पर उल्टा असर पड़ेगा। और नर्सरी में जो इसका प्रकोप हो जा तो छोटे पौधे ही नष्ट हो जाएंगे। तो इस कीट का प्रकोप मुलायम और रसदार पत्तों पर ज़्यादा देखा गया है जी। और इस कीट की साल भर में 12 पीढ़ियाँ तैयार हो जाएं। अच्छा। और यह कीट जो है नींबू जाति के फलों को देखा गया है कि फरवरी से मार्च में या फिर मई से अक्टूबर तक जो है काफ़ी नुकसान इसको पहुंचा दे। तो इसकी रोकथाम भी वैसी कर सके हैं जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि नींबू के सिल्ले की रोकथाम के लिए, जिसमें कि 625 मिलीलीटर डाइमेथोएट रोगोर के नाम से जानी जाए है 30 EC, या फिर 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास जो कि नुआक्रान मोनोसिल के नाम से भी जानी जाए है 36 SL ने 500 लीटर पानी में घोल बना के प्रति किले के पौधों के हिसाब से जो है इसका छिड़काव कराया जा सके। हाँ, और भाई ऐसे नींबू की तितली भी एक जो है विनाशकारी कीट है जी। इसमें सुंडी जो है इसकी भूरे काले रंग की होती है, जिसपे सफ़ेद धब्बे होते हैं। बड़ी सुंडियाँ हरे रंग की और पत्तों पे आसानी से दिखाई नहीं देती। सुंडियाँ जो हैं पत्तों को किनारों ते मध्य भाग ते काटे हैं, खावे हैं, और नए मुलायम पत्तों को ज़्यादा नुकसान पहुँचावे है। ये जो कीट है नर्सरी में लगे छोटे पौधों के सारे पत्तों ने खा के ख़त्म कर दे है। माल्टा पे इस कीट का प्रकोप ज़्यादा है। सुंडियाँ जो है 2 से 4 हफ्ते तक
पत्तों ने खा के पूरी तरह विकसित हो जाए हैं और जड़ डालने पे भाई प्यूपा की अवस्था में शीत निष्क्रिय हो जाए हैं। इस डालियाँ जो है इस कीट से 4 से 5 पीढ़ियाँ पूरे साल में तैयार हो जाती हैं। नींबू जातीय फलों पे अप्रैल के महीने से शुरू होकर नवंबर तक ये आक्रमण रखता है। बड़ा लंबा समय है इसके आक्रमण का। हाँ, तो भाई इसकी जो रोकथाम है वो सुंडियाँ और प्यूपा जी हाथ से भी भाई नष्ट कर सके अगर पकड़े जाए तो उठा कर तोड़ दो, वहाँ से बदल दो। बस ये तो कर देंगे ना कि हाथ में आने की जरूरत है फिर तो। अच्छा। हाँ, 500 मिलीलीटर दवाई अगर गेरें तो भाई मोनोक्रोटोफॉस गेर लें 36 SL ताकत में और 500 लीटर ही पानी की मात्रा इसका घोल बना के प्रति एकड़ छिड़काव करने से इसकी रोकथाम करी जा सके है। और प्रीतम भाई इसी तरह से नींबू की सफ़ेद मक्खी या फिर काली मक्खी जो है इनका प्रकोप भी देखा गया है। आजकल के दिनों से लेकर सितंबर तक आ गए नींबू जाति के पौधों पर काफ़ी देखा गया और ये सक्रिय रहे जी। पर इनका ज़्यादा प्रकोप जो है मार्च अप्रैल या फिर आगे अगस्त और सितंबर में बहुत ज़्यादा हो जाए। सफ़ेद मक्खी के शिशु चपटे और हल्के पीले रंग के, प्रौढ़ सफ़ेद रंग के हुए हैं, जबकि काली मक्खी के शिशु चपटे अंडाकार और भूरे काले रंग के दिखाई देंगे। प्रौढ़ हल्के नीले रंग के हो जाएंगे। ये कीड़े पत्तों की निचली सतह से रस चूसेंगे जिससे पत्ते पीले होकर मुड़ जाएंगे और सूख कर गिर जाएंगे। शिशु 25 से 70 दिनों तक जो हैं पत्तों से चिपके रह के तेजी से उड़ने में न्यू लगा ले उड़ने वाले हो जाएंगे और एक प्रौढ़ हो जाएंगे अच्छी तरह से जी। और वो जो है उनका प्रौढ़ का जीवन काल शिशु की अपेक्षा थोड़ा कम है। और यो कीट जो देखा जाएगा वही बात है कि सर्दियों में निष्क्रिय सा हो जाएगा और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो फिर यो एक तरह से सक्रिय हो जाएगा और पौधों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा और एक साल में इसकी 2 पीढ़ी पूरी कर ले है जी। तो इसकी रोकथाम के लिए भी जैसा आपने जिक्र कराया कि 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL ने 500 लीटर पानी में घोल कर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव करके इसकी रोकथाम करी जा सके जी। तो भाई कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।